नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम वसंत भाग 2 से पाठ 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि हिमालय की भी बेटियां होती हैं। जी हाँ बच्चों, इस पाठ में हम यही जानेंगे कि कैसे हिमालय की बेटियां हैं, क्यों लेखक ने यहाँ हिमालय की बेटियां शब्द का प्रयोग किया है। तो चलिए आगे चलते हैं इस पाठ की ओर। और जैसा कि आप सभी ने देखा होगा या मैं आपको बता रही हूँ, इस पाठ के लेखक हैं नागार्जुन। नागार्जुन का जन्म 30 जून सन 1911 को मधुबनी के सतलखा गांव में हुआ था। ये हिंदी और मैथिली भाषा के अप्रतिम, अद्भुत, बहुत ही प्रतिभाशाली कवि और लेखक माने जाते थे। बच्चों, इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था, लेकिन इन्होंने साहित्य में जो भी रचनाएं की उन सभी में इन्होंने अपने उपनाम का प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य में जो भी रचनाएं की हैं इन्होंने, वे नागार्जुन के नाम से की हैं, और मैथिली भाषा में जितनी भी रचनाएं इन्होंने की हैं, इनके द्वारा हुई हैं, वे सभी यात्री के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो चलिए आगे हम इस पाठ में क्या जानने वाले हैं। बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हालांकि यह साहित्य की निबंध विधा है, यह एक निबंध है, लेकिन लेखक ने इस निबंध को इतने अच्छे से प्रस्तुत किया है, इतने रुचिकर ढंग से प्रस्तुत किया है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप जब इस पूरे वीडियो को खुद देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। इसमें दो खास बात है। पहली बात तो यह कि इस पाठ में आप देखेंगे किस प्रकार लेखक ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। मानवीकरण अलंकार क्या होता है बच्चों? जैसे हम सुंदर बनने के लिए, सुंदर दिखने के लिए गहना पहनते हैं, औरतें पहनती हैं, तो ठीक उसी प्रकार लेखन में, चाहे वह कविता हो या फिर कोई भी लेख हो, उसमें उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कुछ अर्थ ऐसे उसमें डाले जाते हैं जिससे उसका जो है रूप निखर जाए, उसकी सुंदरता बढ़ जाए। तो इसके विषय में आप लोग आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। फिलहाल आप यही जानें कि यहाँ पर एक प्रकार का गहना का प्रयोग किया गया है, आभूषण का, जिसके द्वारा हिमालय को पिता स्वरूप माना गया, फिर नदी को बेटी और समुद्र को दामाद। तो पहली बात तो आज आप इस पाठ में यह देखेंगे कि किस प्रकार लेखक ने इस अलंकार का प्रयोग करके हिमालय को पिता, नदी को उसकी पुत्री और समुद्र को उसका दामाद बताया है। उसके बाद आप आगे क्या देखेंगे? दूसरी बात आप यह इस पाठ में देखेंगे कि किस प्रकार लेखक ने नदी को माता के अलावा कई अन्य रूपों में भी देखा है। आम तौर पर हम सभी नदी को क्या मानते हैं? माता मानते हैं, गंगा मैया, गंगा माता, यमुना माता। लेकिन यहाँ पर इस पाठ में लेखक ने माता के अलावा उन्होंने नदी को बेटी के रूप में भी स्वीकारा है, इसके अलावा पत्नी के रूप में भी, बहन के रूप में भी। तो आपने देखा यहाँ पर लेखक ने नदियों के विभिन्न स्वरूपों का बेहद खूबसूरती के साथ वर्णन किया है। तो ये दो चीज़ें आप डीपली यहाँ पर देखेंगे इस पाठ में। तो बच्चों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, पढ़ने के लिए थोड़ा सा समय निकालिए और अच्छे से पढ़िए। यह पाठ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यह कौन सी विधा है। तो साहित्य की यह जो है शैली है निबंध। निबंध के रूप में यह पाठ आपके सामने प्रस्तुत है।
हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। अब यहाँ पर लेखक जो है काफ़ी ऊंचाई से देखते हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। किसे देखते हैं? नदियों को, क्योंकि अभी तक उन्होंने नदियों का बहुत ही गंभीर रूप देखा है। आमतौर पर जब हम नदी को अभी देखते हैं, यहाँ ज़मीन पर मैदानी भाग में देखते हैं तो काफ़ी विस्तृत रूप देखते हैं। तो लेखक ने भी इन नदियों का रूप काफ़ी विस्तृत और शांत रूप देखा था, क्योंकि नदियाँ जो है मैदानी भागों में काफ़ी शांत रूप से बहती हैं। तो ठीक उसी प्रकार एक प्रतिष्ठित महिला के समान, एक शिष्ट महिला के समान उन्होंने नदियों को देखा था मैदानी भाग से। जैसे कि हम बच्चे अपनी माँ की गोद में, दादी की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार लेखक भी उन नदियों के पानी में डुबकियाँ लगाया करते थे। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। अब नदियों का एक अलग ही रूप नज़र आया। क्या नज़र आया? मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर कैसे विशाल हो जाती हैं। अब यहाँ चित्र में भी देखिए, अगर हम ऊंचाई से देखते हैं तो नदियाँ कितनी पतली नज़र आ रही हैं। तो जब लेखक हिमालय की चढ़ाई चढ़ रहे थे तो बहुत हद तक जब ऊपर चढ़ गए, हिमालय के कंधे, यानी कि कंधा हमारे शरीर का ऊपरी भाग होता है, ऊपर है, तो वहाँ तक जब चढ़ जाते हैं लेखक तो नदियों को देखते हैं कितनी पतली दुबली लगती है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि दूर से हम देख रहे हैं, ऊंचाई से देख रहे हैं तो नदियाँ कितनी पतली लग रही हैं, कितनी दुबली लग रही हैं। लेकिन ये नदियाँ ज़मीन पर आते ही, उतरते ही मैदानी भागों में कितनी विस्तृत हो जाती हैं। यह बहुत ही आश्चर्य लगता है लेखक को। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में आकर। चूँकि हम देखते हैं कि मैदानी भागों में, मैदान में नदियाँ शांत रूप से बहती हैं, ये उछलती कूदती नहीं है। पहाड़ी भागों में क्या है? बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, फिर नीचे ढलाव है, तो ऊपर से नीचे गिरती है। तो जब नदियों का पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो कल कल की आवाज़ आती है, बहुत तरह की आवाज़ें होती हैं, तो वहाँ पर उछलना कूदना होता है। लेकिन जब मैदान में आती है नदियाँ तो यहाँ पर शांत हो जाती हैं। तो यही बातें लेखक बता रहे हैं कि पहाड़ से उतरते समय इतनी ये शोरगुल करते हुए उतरती हैं, इनका खिलखिलाना, हंसना, क्योंकि यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। तो मानवीकरण में क्या होता है कि किसी भी निर्जीव पदार्थ में हम मनुष्यों की भांति जो है क्रियाकलाप को जब दर्शाते हैं, जो भी क्रियाएं मनुष्य करते हैं उसको जब दर्शाते हैं किसी भी निर्जीव चीज़ में, तो वह आपका मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर हिमालय को भी मनुष्य बता दिया जा रहा है, नदियों को भी, और यहाँ समुद्र को भी। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था बच्चों कि यहाँ पर लेखक ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया, लेखक ने, कि जब पहाड़ से नदियाँ उतर रही हैं तो खिलखिलाती हैं, हंसती हैं, लेकिन ज़मीन पर उतरते ही इनकी यह हंसी गायब हो जाती है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। अब यह कौतूहल का अर्थ क्या होता है? जिज्ञासा। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। बाल लीला का अर्थ होता है
बाल क्रीड़ाएं या बचपन में जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, वे बाल लीलाएं होती हैं, यानी कि बचपन की शरारतें, उस समय की एक्टिविटीज़। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ तो भी इतना आश्चर्य नहीं होता, किसी कलीग को देखता हूँ तो भी मेरा ध्यान उतना नहीं जाता जितना कि इन नदियों की जो एक्टिविटीज़ है, ये जो बाल लीलाएं हैं, ये बालपन जो है, इसमें की गई शरारतें जो है, उसे देखकर जितना आश्चर्य होता है उतना तो शायद मुझे किसी लड़की को देखकर या फिर किसी कली को देखकर भी नहीं होता। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अब लेखक के मन में क्या सवाल आता है कि आखिर कौन सा ऐसा लक्ष्य है, कौन सा ऐसा उद्देश्य है जो यह इतनी तेज़ी से पहाड़ से उतरकर भागी जा रही हैं। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? तो नदियाँ इतनी बेचैन होकर बहती जा रही हैं और पिता से अलग हो रही हैं, तो क्या कारण है? क्या पिता के प्रेम से, पिता कौन हुए? हिमालय। तो क्या हिमालय के प्रेम से ये नदियाँ संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं? और अगर नहीं हैं तो आखिर कौन है वह जिनका प्रेम पाकर ये नदियाँ तृप्त होंगी, संतुष्ट होंगी? बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। अब यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये अपने क्रियाकलाप दिखाती हैं ये नदियाँ। सबसे पहले पहाड़ों से उतरती है तो वहाँ पर उछलना, कूदना, कलकल की आवाज़ें निकालना, वहाँ से होते हुए ये पहाड़ की जो ऊपर की ज़मीन है, वहाँ का जो समतल मैदान है, वहाँ से होते हुए आती हैं। तो यहाँ पर आदित्यकाय का अर्थ क्या हुआ? किसी भी पहाड़ का जो ऊपरी समतल मैदान है, स्थान है, उसे हम आदित्यकाय कहते हैं। सरसब्ज का अर्थ होता है हरा भरा, लहलहाता हुआ, प्रसन्न। तो हरा भरा जो है, ये हरी भरी जो घाटियाँ हैं, तो सरसब्ज उपत्यकाएँ, उपत्यकाएँ का अर्थ होता है जो वैली जिसे हम कहते हैं, घाटियाँ हैं, तराई है, तो ये हरी भरी होती है। तो ये सभी जो स्थान हैं, ये सभी जगह जो हैं, ये इनकी लीलाओं का स्थान है, उसका घर है। यहाँ से होती हुई ये आगे बढ़ती हैं। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं जब नदियाँ पहाड़ से उतरती हैं तो वहाँ से उतरती हैं समतल भूमि से, वहाँ से होते हुए पहाड़ी भाग से नीचे आती हैं, घाटी में आती हैं। घाटी में आने के बाद वहाँ से ये मैदानी भाग की ओर, जंगल की ओर निकलती हैं। तो जंगल में जब ये पहुँचती हैं तो वहाँ का वातावरण जब शांत होता है तब ये थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और अपने बीते दिनों को याद करती हैं। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपने इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। हिमालय पर्वत कहाँ स्थित है? उत्तर में, नॉर्थ साइड में। तो वहाँ का जो वातावरण है बहुत ही शांत है। इसलिए लेखक ने कहा अगर आप उत्तर में चले जाइए हिमालय के क्षेत्र में तो वहाँ का जो वातावरण है बहुत ही शांत आपको मिलेगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी
आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा बच्चों, सिंधु और ब्रह्मपुत्र काफ़ी बड़ी नदियां हैं। तो ये जो दो नदियां हैं काफ़ी छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनी हैं, तभी ये महानदी बनी। तो यहाँ पर वही बताया गया कि ये दो जो नदियाँ हैं इसके अंतर्गत कई छोटी बड़ी नदियाँ जो हैं सामने आ जाती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ नहीं है। ये ब्रह्मपुत्र है जो ये सिंधु नदी जो है ये स्वयं में क्या है, कुछ नहीं। इनका पानी कहाँ से आता है, इनका जन्म कहाँ से हुआ? तो हिमालय के हृदय से जो है एक एक बूंद निकल कर इनमें आकर इनका निर्माण उन्होंने, उन बूंदों ने किया है। देखिए आगे हम देखेंगे, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। यानी कि इन दोनों नदियों का निर्माण कैसे हुआ? हिमालय का जो बर्फ़ है उसके पिघलने से एक एक बूंद करके पानी की बूंदें जो है वे बूंद के रूप में उन नदियों में समाहित हुई और फिर वो उन नदियों का निर्माण हुआ। और ये नदियाँ अंत में जाकर कहाँ मिलती हैं? समुद्र से। तो ये समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं, वहाँ के लिए ये बहती हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो बच्चों देखा यहाँ पर आपने कि इन दो नदियों का हाथ कौन थामता है? समुद्र थामते हैं। तो समुद्र हिमालय का दामाद हो गया। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि जब ये पहाड़ पर गए, मैदान में रहने वाले हैं, मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन जब इन्होंने हिमालय की चढ़ाई की, हिमालय पर ये पहुँचे, तो वहाँ से जो नदियों का रूप इन्होंने देखा और उसके बाद जो ये बहते हुए जिस प्रकार से आगे बढ़ती हैं, इनका स्वरूप जो बदलता है, उसके आधार पर इन्होंने यह कहा कि हिमालय पिता हैं, नदियाँ जो है जो वहाँ से निकलती हैं उनकी पुत्रियाँ हैं और अंत में जाकर ये कहाँ मिलती हैं? तो समुद्र में, सागर के साथ मिल जाती हैं। तो इस प्रकार समुद्र और या सागर जो है इनके हिमालय के दामाद हुए। मुझे यह कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं है, बिल्कुल भी रुकावट नहीं है, मैं बेझिझक इस चीज़ को कह सकता हूँ, ऐसा लेखक ने कहा। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती का भी नया नाम क्या है? बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यहाँ पर कालिदास आपको मालूम ही है कि महाकवि हैं, कवियों में श्रेष्ठ हैं, महान हैं, महाकवि हैं। उनकी एक रचना है मेघदूतम जो संस्कृत में है और इस रचना में उन्होंने एक यक्ष की विरह भावना को दर्शाया है। विरही का अर्थ होता है जो विरह की भावना से दुखी हो, विरह यानी कि जुदा होना, अलग होना, अपनी प्रेमिका से, अपनी पत्नी से अलग होना। तो यक्ष अपनी पत्नी से अलग हैं, जुदा हैं और वे मेघ के माध्यम से मेघदूत का काम कर रहे हैं। तो मेघ के माध्यम से वे अपनी पत्नी को संदेशा भेजते हैं। उसी दौरान वे बताते हैं कि बेतवा नदी को भी प्रतिदान देते जाना, वह बहुत खुश होगी।
यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। सचेतन यानी कि बुद्धि युक्त, विवेक युक्त। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। जुदा जुदा अर्थात भिन्न भिन्न, अलग अलग। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? क्योंकि देखिए बच्चों, हमारी जो भी सभ्यताएं हैं, जो भी सिविलाइजेशंस हैं, वे जो है नदियों के किनारे ही बसे हैं। चाहे वह हड़प्पा की संस्कृति हो, हड़प्पा सभ्यता हो, या फिर मिस्र की सभ्यता हो, या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, तो यहाँ पर जो भी सभ्यताएं हैं वे नदियों के किनारे ही जन्मे हैं, पनपे हैं। तो जिस प्रकार एक माता जो है अपने बच्चों का भरण पोषण करती है, उनका लालन पालन करती है, ठीक उसी प्रकार नदियाँ भी हमारा लालन पालन करती हैं। इस कारण सभी सभ्यता संस्कृति का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है, क्योंकि नदियों के किनारे की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, डेल्टा होती है, तो वहाँ पर खेती करना आसान होता है, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हो जाती है। तो एक माता के समान यह जो है सबका भरण पोषण करती है, इसलिए हम इन्हें माता कहते हैं। और इसलिए काका कालेलकर ने भी नदियों को लोक माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? हर्ज, नुकसान, हानि। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा? कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले हम इन्हें अगर बेटी मान लेते हैं, क्योंकि ये नदियाँ जो है हिमालय से निकलती हैं, वहाँ इनका जो है स्रोत है, इनका स्रोत कहाँ है? हिमालय है। तो हिमालय से निकलती है, इस कारण हिमालय की पुत्री हो गई। सबसे पहले ये पुत्री है ये नदियाँ। उसके बाद ये जिस तेज़ी से भागती हुई समुद्र में मिलती है तो ऐसा लगता है कि यह एक प्रेमिका है, एक प्रेयसी है। फिर एक और रूप लेखक को यहाँ पर दिखता है नदियों का। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। अभी इन्होंने बेटी के रूप में देखा, फिर प्रेयसी कहकर इन्हें संबोधित किया। इसके बाद नदी को अब क्या कह रहे हैं? बहन के रूप में मान रहे हैं। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग यानी कि तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। ठंडे ठंडे पानी में लेखक ने अपने पैर डाले। मन थका हुआ था, तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, और जैसे ही पानी में, सतलज नदी के पानी में उन्होंने पैर रखे, उनकी सारी थकावट दूर हो गई। मन ताज़ा हो गया, प्रसन्न हो गया, और वे गुनगुनाने लगे। अब कवि थे तो कुछ न कुछ तो गुनगुनाएंगे ही। तो नागार्जुन जी ने क्या गुनगुनाया, चलिए देखते हैं उन पंक्तियों को। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के विचित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। यहाँ पर नागार्जुन जी ने कुछ पंक्तियाँ लिख डाली, कुछ पंक्तियाँ बोल डाली सतलज नदी के बारे में। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपने नदियों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की होगी, और कहीं ना कहीं आपने भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करके इन्हें उन्हीं रूप में देखा होगा जिन रूपों में यहाँ पर लेखक ने प्रस्तुत किया है।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक अवश्य करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि और भी मैं अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकूं। धन्यवाद।